नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 8 जनवरी में हम बात कर रहे हैं और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। 4 साल के अंतराल के बाद फिर से उनकी वापसी हो रही है और वापसी भी बड़े जोरदार अंदाज में होती हुई दिखाई दे रही है। उनके बयान जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि अमेरिका के बाहर के मीडिया में भी, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इन बयानों में खास तौर से मेक्सिको को लेकर के, कनाडा को लेकर के, इसके अलावा हमास को लेकर के उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, उन पर चर्चा करेंगे आज। और साथ में जरा ये भी देखेंगे कि भारत के जो घोषित दुश्मन रहे हैं वो एक एक करके ठिकाने क्यों लगते जा रहे हैं। हमने देखा था जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था, तो सबसे ज्यादा तमाशा क्रिएट किया था पूरी दुनिया में इमरान खान ने। और हमारे जितने भी कॉन्सुलेट थे, उच्चायोग थे, दूतावास थे, उन पर तमाम तरह के हंगामे, प्रदर्शन वहां पर अपने दूतावासों के जरिए इकट्ठे करके इन्होंने तब तांडव किया था। इमरान खान आजकल उनका जो पता है वो जेल है। इसके अलावा हमारे एक और पड़ोसी, ये पिद्दी पिद्दी का शोरबा, मालदीव्स, उसके जो राष्ट्रपति थे, जो भारत के खिलाफ ही एक तरीके से कैंपेन करके राष्ट्रपति बने थे, अब उनकी भी जो टेढ़ी दुम है वो थोड़ा सीधी होती हुई दिखाई दे रही है। कई दूसरे अब सीधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, पर आप ये देखिए कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो स्टैंड ऑफ था पूर्वी लद्दाख में, उसके बाद चीन को झुकना पड़ा ना, अपने कदम वापस लेने पड़े। और जो भारत के घोषित दुश्मनों की मैं बात कर रहा हूं, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाना, बड़ी गर्मजोशी दिखाना, यानी जो बाइडन, उनकी तो विदाई हो ही रही है। उनके जो पिट्ठू हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में बैठकर हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार करवा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, मुझे तो लगता है कि इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और सबसे बड़े कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले ही इस्तीफे की घोषणा कर दी है, क्योंकि पहले जगमीत की पार्टी ने समर्थन वापस लिया, जो घोषित तौर पर खालिस्तान समर्थक है। और उसके बाद उनकी ही पार्टी की जो वित्त मंत्री भी थी और उप प्रधानमंत्री भी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और पार्टी के भीतर से ही एक तरीके से उनके खिलाफ विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो सीधे जुड़ते हैं, रमनीक सिंह मान साहब जुड़ रहे हैं और काफी समय बाद जुड़ रहे हैं। तो उनसे जरा जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा करते हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते। जैन चोई साहब कैसे हैं? बहुत दिनों में बहुत आपके दर्शन स्वागत हुए। है, बहुत 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 स्वागत है धन्यवाद। आपका, बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो साहब, जस्टिन ट्रूडो पे पहले बात की जाए। बहुत ही उछल रहा था ये आदमी, और इसने क्या क्या नहीं किया है। जो कभी नहीं हुआ कनाडा में वो भी इनके कार्यकाल में हुआ, यानी मंदिरों पर अटैक हुए। मंदिरों में हमारे जो राजनयिक बैठ करके लोगों की पेंशन और कुछ दूसरे कागजात की पूरे करा रहे थे, वहां पर भी अटैक करा दिया। और इसके अलावा आप देखिए, पन्नू वहां रायशुमारी से लेकर के तमाम हरकतें करवा रहा है, और इनकी नाक के नीचे तमाम गतिविधियां हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और ये सदन में खड़े होकर के भारत पर तोहमत लगाते हैं कि साहब, निज्जर की हत्या के पीछे तो इंडियन स्टेट है। पहली चीज तो अंग्रेजी में एक शब्द है, वो कहते हैं गुड रिडंस। गुड रिडंस की मुराद ये है कि अच्छा है, पीछा छूटा इससे। और ये सिर्फ हमारे लिए भारतीय नागरिक होने के नाते या एक कंसर्न इंडियन सिटीजन होने के नाते से नहीं है, ये एक कनेडियन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कनाडा के लोग भी इससे बहुत परेशान है। और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जस्टिन ऑफ कोर्स आपको पता ही है, ये पेट्रूडो के बेटे हैं। इनके पिता जो हैं वो 3 या 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ही इज प्रोबब्ली द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आज तक।
जब ये प्रधानमंत्री बने जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन ने क्या किया कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के होटलों में जाना, खाना, मॉल्स में जाना, दुकानों में, सड़कों पे घूमना, लोगों के बीच में आम नागरिक की तरह रहना। और धीरे 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 ये परिस्थिति आ गई कि अब ये 20-22 बॉडीगार्ड्स का एक जो जत्था है उसके साथ चलता है। कारण ये है कि लोग जो है इसके खिलाफ हो गए, कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं इसका विद्रोह करने लगे। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है, देखिए, पहला तो आपने बताया कि जो एक्सट्रीमिज्म का राइज है, जिसको आपने बड़े क्लियरली रेफर किया, कनाडा के अंदर, तो उसमें दो किस्म के जो रेडिकलाइजेशन हुई है वो हुई है। एक तो सिख रेडिकल्स का जिनका आपने नाम लिया, और एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है उसका भी नाम हुआ। और वहां पे भी जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम बहुत जल्दी तुम्हारी पॉपुलेशन को टेक ओवर कर लेंगे एंड वी विल रूल कनाडा, कि तुम बच्चे तो पैदा करते नहीं हो कैनेडियंस, और हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो तुमसे ज्यादा है। तो ये सब चीजें एक तरफ रही। दूसरी तरफ आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कनाडा में, चाहे वो ग्रोसरीज की, ग्रोसरी से मुराद है जो आप राशन लेके आते हैं हर महीने घर का, चाहे वो राशन का आपका बिल हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का बिल हो, बिजली का बिल हो, सर्दियों में घर गर्म रखने पड़ते हैं तो एनर्जी के बिल्स बहुत हाई हो जाते हैं। उसके बाद जो मॉर्गेजेस हैं, घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, किराए बहुत ऊपर चले गए हैं, एवरीथिंग इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव कनाडा। और उस सब के बाद क्या हुआ कि एक जो रेफ्यूजी क्राइसिस इन्होंने क्रिएट कर दिया, जो इमिग्रेशन जिस तरीके से जस्टिन ने खोल दी, इमिग्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन कनाडा। और आपको पता है कि जैसे अभी यूके के अंदर ये डिस्कस हुआ कि कैसे करीबन 1 मिलियन लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा कैसे उनका रेप किया गया, और कैसे, तो वो सब चीजें जो है ना, क्योंकि द क्राउन इज अभी भी जो राजा है या रानी होती है इंग्लैंड की, वही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं कनाडा के, बिकॉज इट्स अ कंट्री विच इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री जिसपे हेड ऑफ द स्टेट किंग ही होता है। तो एनीथिंग दैट कंसर्न्स द यूनाइटेड किंगडम विल ऑब्वियसली रिलेट टू कनाडा ऑल्सो। तो अब कहानी ये है कि इनका जो सरकार थी जस्टिन ट्रूडो की, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो चल रही थी एनडीपी के सपोर्ट पे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। एनडीपी के लीडर कौन है? एनडीपी के लीडर हैं जगमीत सिंह। अब जगमीत सिंह का एजेंडा बड़ा क्लियर था, बिकॉज देखिए क्या है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो पैसा मिल रहा है इसको, जगमीत को, जो इसकी फंडिंग आ रही है, जो इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है इसकी अपने दायरे में, वो सब डिमांड करती थी कि ये खालिस्तान इशू को पॉट बॉयलर पे रखे और आगे इसको बढ़ा के रखे, क्योंकि इंडिया को ना तो यूएस की डीप स्टेट, ना फाइव आइज, कोई भी पश्चिम का देश भारत को वैश्विक शक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहता। कोई भी पश्चिम का देश भारत को एक सॉलिड स्टेट के रूप में देख के खुश नहीं है। वो हमसे हमारी मार्केट को यूज करना चाहते हैं, हमारी आबादी को यूज करना चाहते हैं। भारत विश्व की बड़ी आर्थिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें गिनती होती है भारत की। तो भारत को जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में $47 ट्रिलियन, ट्रिलियन पाउंड के इक्वलेंट में हमारे को एक्सप्लॉइट किया, अभी भी भारतीयों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो उस तरीके से जो जस्टिन का एक रवैया रहा, वो अमेरिकन दृष्टि से देखा जाए, डीप स्टेट की दृष्टि से देखा जाए, या इसके जो पॉलिटिकल कंपल्शंस रही उस नजर से देखें, उस नजरिए से देखें, तो भी जस्टिन ने जितना कुछ बुरा किया, आपने तो 2-3 बातें बताई, मैं आपको और बताता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि फ्री वर्ल्ड में बोलते हैं ना, हम फ्री वर्ल्ड बोलते हैं, जहां पे डेमोक्रेसी होती है, जहां पे राजशाही ना हो या जहां पे डिक्टेटरशिप ना हो, फ्री वर्ल्ड बोलते हैं उसको। फ्री वर्ल्ड में आज तक कहीं कोई उदाहरण नहीं है। जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनमें भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया हो, किसी मंदिर को डीफेस किया गया हो। और ये चीजें निरंतर अलाउ कर रही हैं जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में होने के लिए। एक दो, कि ये जो
खालिस्तानी जिन्होंने रेफरेंडम 2020 चलाया, वो रेफरेंडम 2020 खत्म ही नहीं हुआ। और चौधरी साहब, आपको मैं कमाल की बात बताऊं, कितने रेफरेंडम कर लिए इन लोगों ने, आज तक किसी रेफरेंडम का रिजल्ट क्या निकला, कौन लाया, कौन गया, क्या हुआ, नहीं पता। रेफरेंडम करवाने के पैसे मिलते हैं, हर बार रेफरेंडम करवाते हैं, नोट इकट्ठे करते हैं, बोरी में बांधते हैं, घर चले जाते हैं। इनका सिक्खी से कोई लेना देना नहीं है। They got nothing to do with सिख। खालसापन से, खालसा जो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उससे कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिकल मैं आपसे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने कनाडा की धरती के ऊपर इंडियन हाई कमीशन के बाहर एक शैम कोर्ट लगाने की इजाजत दी जस्टिन ट्रूडो ने। वहां पे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर, एक पुतला बना के कटघरे में खड़ा किया, और वहां पे इन्होंने एक ट्रायल चलाया कि जी आपको इस चीज के लिए हम गुनहगार ठहराते हैं, आपने क्या कहना है। अब पुतले थोड़ा ना बोलते हैं, तस्वीरें थोड़ा ना बोलती हैं। इन्होंने वो तमाशा किया खालिस्तानियों ने, और उसके बाद इन्होंने उनकी उसी पुतले को जेल में डाला, और उसके बाद फांसी चढ़ाया और जला दिया। तो ये सब चीजें इन्होंने अलाउ की। चौथा ये कि जो भारत के वहां पे राजनयिक रह रहे हैं कनाडा में, उन भारतीय राजनयिकों को थ्रेट करने के लिए, सीधी सीधी मतलब जान से मारने की धमकी देने की, वो अलाउ किया है इन्होंने। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए कि ये कातिल हैं। और निजर, अब वो निजर की भी बात करूंगा मैं आपसे। तो इन्होंने वो अलाउ किया। और उसके बाद पांचवा, और जो सबसे ज्यादा गंभीर मैं समझता हूं, कि इन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होकर सदन में ये कहा कि इट इज क्रेडिबल एलिगेशंस। मतलब ये एक नया टर्म जो डिक्शनरी में जोड़ा इन्होंने, क्रेडिबल एलिगेशंस। क्रेडिबल एविडेंस तो होता है, क्रेडिबल एलिगेशंस that agents of the government of India were involved in the killing of a honorable citizen of Canada। अब honorable citizen का बैकग्राउंड, वो रवि शर्मा बन के कनाडा में एंटर हुए। और मतलब रवि शर्मा अगर गया तो रवि शर्मा मतलब खालसा स्वरूप में तो होगा नहीं। तो रवि शर्मा बन के कनाडा में एंट्री ली, और उनकी कितनी बार, इसकी हरदीप निज्जर की कितनी बार रिफ्यूज हुई सिटीजनशिप की रिक्वेस्ट, और फाइनली उसको एक्सट्रेड करने के बजाय उसको रेट्रोस्पेक्ट में, सब बैक डेट में उसको सिटीजनशिप दी जाती है। तो इंडिया के साथ छठवां जो एस्केलेशन इन्होंने किया, इन्होंने हद वहां पार कर दी। राजनयिकों को देखिए एक्सपेल। अच्छा, एक मैं आपको और बताऊं दिलचस्प, जो राजनयिक इन्होंने भारत के एक्सपेल किए ये कह के कि ये राजनयिक नहीं है, ये रॉ के एजेंट हैं, और यहाँ पे ये लोग जासूसी कर रहे हैं। और मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, और ये किसी टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं हुआ आज तक, ना ही ये किसी और यूट्यूब चैनल पे आज तक ये बात डिस्कस हुई है। एक बहुत सीनियर डिप्लोमैट हैं, जिनसे मित्रता है मेरी मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज से करीबन 10-11 साल, 12 साल पहले, 10 साल पहले, 11 साल पहले, हाँ, 2005 के लगभग, 2005, हाँ 10 साल के लगभग, उन्होंने एक डिस्पैच होती है जो एक पत्र भेजते हैं, जो वहाँ पे राजनयिक होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, वो भारत में अपनी मिनिस्ट्री को एक डिस्पैच भेजा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर जो कनाडा के दूतावास हैं या जो हाई कमीशन है, उसके अंदर अधिकांश लोग जो सर्व कर रहे हैं वो सीआईए के एजेंट्स हैं। वो कनेडियन सिटीजन्स भी नहीं है, जिनको कनाडा का सिटीजन बता के यहाँ पे अपना उन्होंने स्टाफ बना के भेज दिया। वो दरअसल दर हकीकत यूएस सिटीजन हैं और सीएए के एजेंट्स हैं। और जब भारत ने एक बहुत लंबी फहरिस्त जो है वो कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप भारत छोड़ दीजिए, इस तारीख को रात को इतने बजे तक आप भारत छोड़ देंगे, वो तकरीबन सभी लोग सीआईए के थे जिनको भारत ने आइडेंटिफाई करके बाहर निकाला है। तो इस हद तक आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने मुलव्वज हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, कितने इसमें संलिप्त हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और मान साहब, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी इच्छा पूरी कर दी है। अब तो सीआईए उस रूप में रहा है कि नहीं रहा है, और अब तो अमेरिका के जो घोषित जासूस हैं या स्पाई हैं, वो अब भेजे जा सकेंगे कहीं भी। कनाडा के बारे में तो उन्होंने जितना स्पष्ट कहा है। और आज मैं एलन मस्क का एक टॉन्ट देख रहा था इसके ट्वीट पर, जस्टिन ट्रूडो के। उसने तो गर्ल कह करके इसको संबोधित किया है, जस्टिन ट्रूडो को, और कहा है कि अब तो तुम गवर्नर भी नहीं रहे हो हमारी दृष्टि में कनाडा के। तो एक तरीके से तो इनका ऐसा जुलूस निकाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी तो वो राष्ट्रपति बने भी नहीं है, मतलब शपथ भी नहीं ली है। उससे पहले ही कनाडा और मेक्सिको के बारे में जिस तरह के उनके बयान आ रहे, पनामा के लिए जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका एक एजेंडा था, एक एजेंडे के ऊपर वो चुनाव लड़े। उसका एजेंडा था मैगा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विश्व की ना बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी। ये आने वाला वक्त जो है, अगले 4-5 साल में बहुत से नए मुल्क उभर के आएंगे, बहुत से मुल्क खत्म हो जाएंगे, बहुत से मुल्कों की सीमाएं जो हैं, देशों की सीमाएं, वो रीड्रॉ होंगी। और ये अखंड सत्य है, ये चेंज नहीं होगा, ये पक्का होगा, और देख भी रहे हैं। ये मैं आपको 8 जनवरी को आज बता रहा हूं, परंतु ये बात मैंने नवंबर में कही थी, और उसके बाद से मैं निरंतर कह रहा हूं, मैं काफी समय से इस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि पहली चीज तो ये है कि यूएस ने एक चीज और कही है जो आप मिस कर गए। उसने ग्रीनलैंड को ऑफर किया है कि मैं परचेज कर लूंगा, मैं खरीद लूंगा, या ग्रीनलैंडर्स जो हैं वो यूएस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक भूभाग है अटलांटिक के हिस्से का, जो आप समझिए कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अलास्का जो है, जो 50th स्टेट है यूएस की, अलास्का को खरीदा गया था रशिया से उस वक्त। और मैं समझता हूं कि स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था उस वक्त रशिया का कि उन्हें अलास्का बेच दिया यूएस को। अब आ जाते हैं वापस ट्रूडो की, ट्रंप और एलन मस्क के द्वारा ट्रोलिंग के ऊपर। तो चोई साहब, कई ऐसी बातें हैं ट्रूडो के विषय में जो, मतलब आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और माताएं बहनें भी देखती हैं, मैं खुल के नहीं बोल सकता, बता नहीं सकता, पर आप ये मान के चलिए कि जो एलन मस्क ने उसके विषय में कहा है वो ठीक भी है और पूरी तरह भी ठीक नहीं है। उसकी जो ओरिएंटेशन बताते हैं, हिज ओरिएंटेशन इज कॉल्ड टू बी बाइसेक्सुअल। ये वो और ट्वीट है अगर जो इसके जस्टिन ऊपर, ट्रूडो ने किया था, और उस पर नीचे एलन मस्क ने जो टिप्पणी की है वो भी इसमें हाँ, शो हो रही है। हाँ, तो इसमें, जी, तो इसमें क्या है कि ही इज अक्यूज्ड, उसके ऊपर आरोप है, ही इज अक्यूज्ड टू बी अ पिडोफाइल। पिडोफाइल का अर्थ ये होता है कि जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र के, जैसे 18 से कम के, छोट और समझ लीजिए, या प्री टीन कह लीजिए, टीन कह लीजिए, उनके साथ जो संबंध बनाते हैं उनको पिडोफाइल बोलते हैं। तो ही इज अक्यूज टू बी अ पिडोफाइल, ही इज अक्यूज टू बी अ करप्ट पर्सन। और ये जो पी डिडी की टेप्स आई थी उसमें भी बता रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ इन्होंने समलैंगिक संबंध रखे हैं, जो अक्यूज कर रहे हैं, कैनेडियंस बोल रहे हैं इस बात। मैं ये भी समझता हूं कि जो सच्चाई इनके विषय में उभर के सामने आई है कि वो कई प्राइवेट द्वीप हैं, जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं, उनमें ये प्राइवेट जेट्स में लोगों के फ्लाई करके गए हैं। और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप प्राइवेट जेट्स में यहाँ आप उन लोगों के साथ बिना अपनी सिक्योरिटी डिटेल प्रोटोकॉल के जाएंगे, दैट इज नॉट रीजनेबल। तो कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है लोगों का जो ये डिमांड कर रहा है कि इसके खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए। और मैं आपको ये बात पूरी, मतलब गंभीरता के साथ, और जितना मैं सीरियसली इस बात को कह सकता हूं मैं कह रहा हूं
कि यदि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठती है और उसकी रिपोर्ट सही समय पे आती है, तो ही विल नेवर सी द फ्री सन। कहते हैं ना, आजाद सूरज दोबारा नहीं देखेगा। इतने लंबे समय के लिए ही विल बी बिहाइंड बार्स, क्योंकि इतना कुछ कर चुका है ये, इतना कुछ कर चुका है, यू कांट इमेजिन। बट एक खेल जो आपने बताया ना कि ये रिजाइन कर गया है और स्टेप डाउन करेगा, एक खेल इसमें ये है कि अभी भी ही इज द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी, अभी भी पार्टी इसके कंट्रोल में है और अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि अपना ही कोई पिट्ठू बिठा लिया जाए। और दूसरा इसने एक काम और किया है, इसने कनाडा की पार्लियामेंट को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। तो अगले 3 महीने तक पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, तो ये अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाएगा। अब आ गया अगला प्रश्न के 51वीं स्टेट, 51st स्टेट के लिए ट्रंप भी बोल रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ और कि मान सबसे साहब, ज्यादा ट्रंप ने तो इसके बारे में एक और खुलासा किया था, जिसको आपने जानबूझ करके छोड़ दिया, कि ये फिदेल कास्त्रो की संतान है। इसके बाप के सिर पर तो बाल ही नहीं थे और इसके सिर पे बाल हैं। ये इनकी जो मदर हैं वो एक सोशलाइट थी। सोशलाइट से मतलब है कि समाज में विचरने वाली, ज्यादा घूमने वाली महिला थी। और उनके विषय में ये कहा जाता था कि वो फिडेल कैस्ट्रो से मिली भी हैं, आती जाती भी रहती थी। और ये देखिए, अगर यूएस का प्रेसिडेंट रह चुका व्यक्ति कह रहा है, तो उसकी कही बात को उतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जो डीब्रीफिंग्स होती हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं, ब्रीफिंग्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बता दी जाती। जैसे कि अगर आप थोड़े दिन पहले का अगर इंटरव्यू देखेंगे कैश पटेल का, तो कैश पटेल ने कहा था कि इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता कि ये जॉन एफ कैनेडी के मर्डर के बारे में बात हो रही थी और ये 9/11 के बारे में बात हो रही थी। तो कह रहा था कि हम कई सारी चीजों को जब आ जाएंगे तो डिक्लासिफाई करेंगे। अब ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिसको ट्रंप ने शेयर कर दिया है, इसके विषय में मैं कह नहीं सकता। परंतु जो विषय जिसपे हम थे, 51st स्टेट की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा ना इस सारे में, तो ये जो खालिस्तानी है वो, और ये जो इलीगल रेफ्यूजीज दुनिया भर के कनाडा में आके सिटीजनशिप ले गए हैं उनकी, वो लोग बहुत खुश होंगे कि ये वो बैठे बैठे अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे बिना कुछ किए। ये अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे। इनके लिए तो ये खुशी की एक बात होगी। परंतु ऑन अ सीरियस नोट, देयर इज समथिंग कॉल्ड नाफ्टा। नाफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा में 3 सिग्नेटरीज हैं। वो 3 सिग्नेटरीज हैं यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। अब सच्चाई ये है कि कनाडा की इकोनॉमी को फ्लोट रखने के लिए, अफ्लोट रखने के लिए अमेरिका बहुत सा सामान जो है वो कनाडा से परचेज करता है। और कनाडा भी जो है अपने लंबर, खास तौर पे लकड़ी जो है, बहुत बड़ा देश है कनाडा, ऐसे यूएस भी बहुत बड़ा देश है, वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है। और यूएस बहुत सा ऐसा सामान कनाडा से खरीदता है जो खुद प्रोड्यूस कर सकता है, खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। कुछ गाड़ियां आती हैं कनाडा से बन के। बाकी कोई खास इनका जिसे कहते हैं कि नीश टेक्नोलॉजी कोई हो, आप कह दें कि भी कनाडा में नीश टेक्नोलॉजी है इनकी, वो नहीं है। और दूसरा, ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि कनाडा यूएस के लिए छोटा भाई भी नहीं बोलूंगा, बच्चों की बच्चा है एक, समझिए आप। और कनाडा को, आपको ये जो आप समझ रहे हैं कि जस्टिन ने जितनी बातें भारत के साथ पंगा ले लिया और खालिस्तानियों को आगे खड़ा कर दिया और उनका सपोर्ट लेके सरकार चला रहा था, केवल इसलिए ही उसने ये सारी बातें कही या बोली होंगी, तो ये भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। द फैक्ट इज के, अब मतलब वो थोड़ा सा सभ्य टर्म नहीं है, परंतु समझा देता हूँ मैं आपको कि कनाडा को यूएस ऐसे ट्रीट करता है जैसे छोटू होता है ना, कि भाई ये छोटू, ये काम आपने करना है, छोटू वो काम करना है, छोटू ये कीजिए, छोटू वहां जाइए। तो उस तरीके से उसको डील करता है। तो मैं नहीं समझता कि आज तक भी कनाडा कभी एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी अपनी है। यूएस ही उनकी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट करता है। और जितना इन्होंने तमाशा भारत के साथ खड़ा किया पिछले दिनों में, ये सब डीप स्टेट के नाते किया। और ट्रंप साहब की मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा दुखी और परेशान
अगर ट्रंप से कोई होगा तो डीप स्टेट होगी। डीप स्टेट का क्या है कि ट्रंप को ये पता है कि ये वो है जिसको, ये वो घोड़ा है जिसको मैंने कंट्रोल करना है। और वो बेसिकली ट्रंप के विषय में एक बात है कि वो ही इज ऑफ द नेचर जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का आदमी है। तो अब कैश पटेल है, ही इज गोइंग टू बी लुकिंग आफ्टर एफबीआई, और सीआईए के लिए इन्होंने और नियुक्ति कर रखी है। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि जितनी इंटेलिजेंस है इंटरनल एक्सटर्नल, जितनी सिक्योरिटी अपरेटस है इंटरनल एक्सटर्नल, और प्रेसिडेंट वैसे भी आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है यूएस में, तो ये सारी चीजों को पुट टुगेदर, इनको इकट्ठा आप जोड़ के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अमेरिका की बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी, बदलेंगी, और जो इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स नाफ्टा के ऊपर सिग्नेटरी हैं ये प्रोबेबली नाफ्टा भी कैंसिल करेंगे। और जो ये कह रहे हैं ट्रंप इज वेरी सीरियस अबाउट इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन कनाडा, ये नहीं है कि वो हल्के में, वो कनाडा मेक्सिको दोनों के ऊपर टैरिफ्स लगाने के उसमें है। और इनकी आपने कहा था कि 20 जनवरी, तो 20 जनवरी से पहले अभी भी आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से जो इलीगल माइग्रेंट्स घुसे हुए थे यूएस में वो बॉर्डर पार कर करके कनाडा भागे। तो ये भी एक सच्चाई है। बाकी अब कनाडा अपने रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ कैसे डील करता है, इट इज अप टू देम। मान साहब, बट अभी आपने डीप स्टेट की चर्चा की है। ये डीप स्टेट से निपटना या उसको नियंत्रित करना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। उसको खत्म करना इतना आसान है क्या? क्योंकि इसमें चाहे वो घाग नौकरशाही के लोग जो पुराने हैं, रिटायर्ड हैं, वो हों, या जो विदेश नीति से ताल्लुक रखने वाले, डिफेंस से ताल्लुक रखने वाले पुराने घाग लोग हैं, और इन सब के अपने आर्थिक हित हैं जो खेल कराते रहते हैं। ये जॉर्ज सोरोस वगैरह तो सब इनके पिद्दी पिद्दी से मोहरे हैं जो खेल करते रहते हैं। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई अडानी अंबानी के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, ये इनके खेल हैं जो ये मोहरे चल करके कुछ कुछ लाभ कमाते रहते हैं। उनको नियंत्रित करना कितनी बड़ी कठिन चुनौती होगी ट्रंप के साथ सामने। नहीं, ये ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और ट्रूथ बिंग टोल्ड, इन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। बहुत बड़ा पंगा इसलिए ले लिया है कि द फैक्ट इज कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो अपने खुद के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कुव्वत रखती है। उन्होंने कैनेडी के रूप में किया भी है। तो वो जो ऑसब्रॉन पकड़ा था इन्होंने, और वो सब इन्होंने चलाया, वो उसकी कोई भी कोर्ट में डिस्क्लोजर से पहले या स्टेटमेंट से पहले वो मार दिया उन्होंने। तो द अमेरिकन्स हैव अ हिस्ट्री जहां पे इनकी डीप स्टेट, अच्छा डीप स्टेट के अंदर क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स यानी कि इनकी जो जड़ें हैं कह लीजिए आप, या इनकी जो शाखाएं हैं, इनके जो ब्रांचेज हैं, वो बहुत फैली हुई हैं। ऐसा कोई मतलब कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आपको इन अकाउंट लेना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द ग्रेट गेम। तो द ग्रेट गेम इज ऑन। ये ग्रेट गेम जो है ना, ये अब शुरू है। अब ग्रेट गेम के अंदर क्या है कि कई, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जगह इन्होंने आग लगाई। आग लगाई से मतलब है कि कहीं पे इन्होंने युद्ध शुरू किया, कहीं पे युद्ध शुरू किया, कहीं युद्ध खत्म किया, फिर कहीं नया नया मोर्चा खोलेंगे। तो वो फीड करना होता है इन्होंने। इनका एक अमेरिका के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पे वो छोटी, आप समझ लीजिए, बुलेट से लेके, बंदूकों से लेके, मिसाइल्स तक, एरोप्लेन तक, टैंक तक, तमाम डिफेंस इक्विपमेंट में भी मैं बताऊं कि इतनी लंबी लिस्ट होती है डिफेंस इक्विपमेंट्स की कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो सब जिंदा रखने के लिए एक दूसरा, और जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हेगेमनी अपनी कह लीजिए आप, या विश्व के ऊपर अपना वर्चस्व रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा एपरेटस लगता है। एक बहुत बड़ा एपरेटस चाहिए जिससे कि आप
ये सब चीजें कर पाए, ऑपरेट कर पाए। तो उसमें जो डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप एज अ नेशन स्टेट ओवर्टली करते हो, यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से करते हो, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कोवर्टली करते हो, छुप के करते हो, जिसमें आप कहते हो कि साहब ये हमको तो नहीं पता किसने किया, हम तो नहीं, मतलब यू विल क्लेम कि हमने नहीं किया, हम जानते नहीं है, और ये काम किसका है, ये हमको, यू विल क्लेम इनोसेंस इन दैट बेस। तो फर्ज कर लीजिए कि अमेरिकन का वो हेप्टर ना गिरता एबटाबाद में, और वहां पे अगर वो चुपचाप ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश निकल जाते, तो हो सकता है कि ये क्लेम भी ना करते। जैसे दुनिया में कई जगह सत्ता पलटते हैं, जैसे लीबिया में किया है इन्होंने मोहम्मद गद्दाफी के साथ, सद्दाम के साथ किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और एक अरब स्प्रिंग की इन्होंने कोशिश करी। और ये हमारा, अगर आप सराउंडिंग देख लेंगे भारत का, तो मैं आपको शुरू करके बताता हूँ, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया इन्होंने, अपना बिठाया हुआ पपेट प्रेसिडेंट बदल के तालिबान को ये असला बारूद सब कुछ दे के, और वहां से निकल गए। पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया इन्होंने, इमरान खान को हटाया। आपने बोला इमरान खान का आजकल जो एड्रेस है वो आदिला जेल है, तो इमरान खान को बदला इन्होंने। नेपाल में रिजीम चेंज किया, म्यांमार में रिजीम चेंज किया। म्यांमार में तो अभी एक नया गेम चल रहा है जो अरकान आर्मी का चल रहा है, रखाइन स्टेट का। तो मालदीव में रिजीम चेंज किया, श्रीलंका में रिजीम चेंज किया, बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया। तो चोई साहब, अब अगला टारगेट इनका ये था कि भारत के अंदर रिजीम चेंज करेंगे, वो नहीं हुआ। वो फॉर्चुनेटली कह लीजिए, सौभाग्यवश जो है, वो 240 सीटें आ गई, हमारा रिजीम चेंज यहाँ पे नहीं कर पाई इफेक्ट ये। नहीं तो इनका पूरा प्रयास था। अब जब ये 2024 का चुनाव हुआ पिछले साल, तो ये चुनाव केवल ऑपोजिशन के साथ थोड़ी ना था, ये चुनाव सीआईए के साथ, ये चुनाव आईएसआई के साथ, ये चुनाव मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, ये चुनाव वो तमाम ताकतों के साथ था जो रिजीम चेंज करने की, या ये जो डीप स्टेट है, वो क्षमता रखते हैं। अब जब वैश्विक स्तर के ऊपर इतना तमाशा कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो अमेरिका के, ही मे बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, पर इनके ऊपर लगाम कसना उनके लिए भी थोड़ा सा, मैंने कहा था ये बेकाबू घोड़ा है, इन उसकी भी लगाम कसना इनके लिए मुश्किल होगा, असंभव नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को करने के लिए, डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। ही इज अ डिलीवरर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जिद्दी आदमी और एक विल पावर रखने वाला आदमी ये भी कर सकता है। लेकिन वेरी श्योर। आपको नहीं लगता मान साहब के जो जो भारत से पंगे ले रहे हैं उनकी अंत्येष्टि होती जा रही है, एक एक करके लगभग सभी निपट रहे हैं। देखिए, उसके पीछे बहुत से हमारे राजनयिक भी हैं और बहुत से हमारे लोग भी हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनका ना तो आपको नाम पता है, ना उनका चेहरा पता है, और जिनको हम शायद जिंदगी में कभी ना देखेंगे, ना कभी उनका नाम सुनेंगे, ना हमको कभी पता लगेगा इन्होंने किया है, और वो कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, और उनका क्या उसके अंदर योगदान था, शायद हमको कभी पता नहीं लगेगा, और देश के आगे ये बात भी नहीं आएगी। और ठीक भी है, क्योंकि प्रोफेशन डिमांड भी करता है कि वो सब चीजें बाहर ना आए। पर ये जो आप कुछ देख रहे हैं, आई कैन अश्योर यू, इसके पीछे बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगी है। और इसको अगर कोई कह दे कि ये परमात्मा का कोप है या प्रकोप है, तो नहीं, ये हमारा कोप, हमारा प्रकोप है कि आपने भारत से अगर पंगा लिया है, तो फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, और मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं कई चैनलों पे कह चुका हूं कि एक वक्त था जब हम गीत गाते थे, छोटे बच्चे होते थे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो साहब वो एक दिन आ गया है, हम कामयाब हो चुके हैं। दुनिया डिनायल मोड में है, भारत की अपनी जो ऑपोजिशन है वो डिनायल मोड में है, और जो पाश्चात्य शक्तियां हैं, जिनकी हेगेमनी है, जिनका वर्चस्व है,
वो डिनाइल में, और वो जानते हैं इस बात को कि भारत एक इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है कि जिसको अब तोड़ना, पिछाड़ना या दबाना संभव नहीं है। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, बहुत स्ट्रांग डिफेंस है, बहुत स्ट्रांग और रोबस्ट इकोनॉमी है, और इंटरनली हमारी इकोनॉमी ऐसा कोई बाहर के किसी और इकोनॉमी या किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ना ही हम हाथ में भीख का कटोरा लेके हर 4 महीने में भागते हैं कि कहीं से लोन मिल जाए, IMF दे दे, चाइना दे दे, अमेरिका दे दे। नो, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारी परचेज पावर पैरिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और हमारी परचेज ड्रिवन इकोनॉमी है, और हमारे पास अपनी इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हमारे पास। और क्या कारण है कि ये जो आक्रांताएं बार बार भारत में आते थे, ये क्या कारण है कि ये अंग्रेज भारत में आए? हमारे पास कुछ था तभी तो आए, खाली घर में कौन जाता है? तो अब पुनः जो है हमारा घर भर रहा है, तो हमको उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी दिफा को, अपनी डिफेंस को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है। परंतु ये बात मैं पुनः आपको कह दूं कि जो आपने बात कही कि भारत से जो भी पंगा लेता है निपट जाता है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत है साहब। अब जाने से पहले, प्रोग्राम खत्म करने से पहले, दो छोटे छोटे मुद्दे हैं। एक तो ये है कि हमास को चेतावनी दी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि मेरे शपथ ग्रहण से पहले जितने बंधक हैं उनको छोड़ दो, नहीं तो भूसा भर दिया जाएगा और जो होगा वो फिर उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो इनके राष्ट्रपति पद संभालने से क्या क्या बदलने वाला है? क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास इजराइल, हम इजराइल लेबनान, हिजबुल्लाह कहें, लेबनान ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, और इजराइल ईरान, इसमें शांति आएगी और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है खत्म हो पाएगा? बड़ी आपने क्योंकि कहा कि हमने इसको निपटाना है शो को, तो मैं बड़ी आपको संक्षेप में सारी बातों का उत्तर देता हूं। नंबर एक बात, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति इस बात से जाहिर होती है, उनका इंटेंट इस बात से जाहिर होता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने एक प्रधानमंत्री को रिजाइन करवा दिया। उन्होंने स्पष्टता से कह दिया कि मैंने पनामा कनाल भी लेना है, मैंने ग्रीनलैंड भी लेना है, और अगर कनाडा टैरिफ से बचना चाहता है तो वो यूएसए की 51st स्टेट बन जाए। तो जो रिजॉल्व और जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। और इन सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, ये तो चलो मैं फिर भी इन बातों को डिस्काउंट कर सकता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये कही है कि मैं डीप स्टेट जो है, या ये जो बेलगाम घोड़ा है, इसको इसको मैं करूंगा काबू। ठीक है, अब आ जाते हैं इसराइल के ऊपर और हमास के ऊपर। तो हमास ने ऑफर कर भी दिया है कि हम कुछ 37-38 जो लोग हैं हम उनको रिहा कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ये भय जो है उनके अंदर आ गया है। कारण इसका ये है कि जो डीप स्टेट का सपोर्ट था कुछ ऐसे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बाद बच के निकलने में, तो वो क्लियर हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी मतलब जो एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली बड़ी सही बात है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत लताड़ा था इस बात के ऊपर कि आपने रशिया और चाइना को एक बास्केट में बिठा दिया। वो नेबर्स जरूर थे, उनके रिलेशंस आपस में सही थे, पर मिलिटरीली कभी भी उनको हमने नजदीक नहीं आने दिया। और आपने अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली इन दोनों को एक साथ लाने में। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी मैं समझता हूं कि दुरुस्त है, और उनका इंटेंट भी क्लियर है। आपने पूछा क्या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी? मुझे लगता है निश्चित रूप से रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म होगी। उसके अंदर बाउंड्रीज कैसे रीड्रॉ होंगी, कौन सा एरिया कंट्रोल करेंगे, वो एक डिस्कशन रहेगा जो टेबल डिस्कशन होगी। और दूसरा फ्रंट मैं आपको निश्चितता से कह सकता हूं, मेरे अंदाजे में एक नया फ्रंट खुलेगा, एक नई जगह युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि अब इतनी डिस्ट्रक्शन पिछले 2 साल में हो गई है यूक्रेन में कि वहां पे अब रिकंस्ट्रक्शन का और रीबिल्डिंग का और रीसेटलमेंट का काम जो है वो शुरू होगा, और हथियार कहीं और के लिए बिकेंगे, कहीं नया फ्रंट खुलेगा। और वो कौन सा फ्रंट है वो आपने रेफर कर ही दिया था, ये इस बात से ना तो आप अनजान हो ना मैं अनजान हूं।
नया फ्रंट कहाँ खुलने वाला है। और फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ईरान बड़ी कोशिश कर रहा है, ही इट प्लेज वेरी स्मार्ट। वो स्मार्टली प्ले करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं उनको हम फॉलो करते रहें, हम मिसाइल स्ट्राइक करेंगे उससे पहले बता दें कि हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो वो तमाम किस्म की बातें जो हैं दे आर ट्राइंग टू कीप इट एट बे। बट मैं समझता हूँ कि परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, जैसे अब सीरिया गिरा है, तो सीरिया गिरा है तो सीरिया में क्या है कि वो पाउंड ऑफ फ्लेश बोलते हैं कि झपट्टा मार के कितना कोई गोश्त कहाँ से ले सकता है, वो पाउंड ऑफ फ्लेश की तरह सीरियन टेरिटरीज के ऊपर जो है ऑक्यूपेशन होगा। और आपने बांग्लादेश की बात नहीं करी, बांग्लादेश में भी मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की बाउंड्रीज विल डेफिनेटली बी रीड्रॉन। वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि भारत की, आप ये कह लीजिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until an external force is exerted upon it, कि भारत अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहा है इसमें। नहीं तो बाउंड्रीज बांग्लादेश की रीड्रॉ होने में दिन लगेंगे, शायद हफ्ते भी ना लगे, घंटों में काम हो जाए, दिन भी मुश्किल से कुछ लगेंगे। तो ये जो आपका प्रश्न था इस चीजों को लेके, तो नए वॉर जोन्स खुलेंगे, रशिया यूक्रेन विल सेटल डाउन। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि 20 जनवरी के बाद मोहम्मद यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू होगी। और वैसे भी मोहम्मद यूनुस को तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। 2017 में 2016 में जब वो चुने गए थे तो यूनुस पेरिस में थे और उन्होंने उसे काला दिन बताया था अमेरिका का, क्योंकि ये तो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के नज़दीकी लोगों में से रहे हैं। तो ट्रंप इन ओबामा चीज़ों के को भी, भूलें। बराक जी हाँ, बराक के भी नजदीक रहे हैं, बराक के भी। जी हाँ। तो ट्रंप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं और वो कह भी चुके हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा, वो चाहे बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी सबको। सत श्री अकाल।